इससे पहले मैं इस वीडियो को शुरू करूं, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आपने मेरी हैप्पी डेथ डे वाली एक्सप्लेनेशन वीडियो को नहीं देखा है तो आपको इस वीडियो में ज़्यादा कुछ समझ नहीं आएगा। सो आई हाईली रिकमेंड कि आप ऊपर दिख रहे आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक क्लिक करके मेरी पुरानी वीडियो ज़रूर देख लें। तो दोस्तों, इस फिल्म की शुरुआत ठीक वहीं से होती है जहां पर हैप्पी डेथ डे मूवी खत्म हुई थी। यानी कि आज का दिन सितंबर 19 था और ट्री कार्टर के डॉर्म रूम में उसे किस कर रही थी। ठीक उसी वक्त टॉम में कार्टर का दोस्त रायन आता है और ट्री के कमरे में रुकने की वजह से रायन को कार में सोना पड़ रहा था। ट्री और कार्टर को कमरे में देख रायन यहाँ से कॉलेज की तरफ जाता है, जहाँ हमको पता चलता है कि रायन एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटम रिएक्टर पर अपने दोस्त समर और ड्रे के साथ काम कर रहा था। ये रिएक्टर पिछली रात 12 बजे अपने आप ही फायर हुई थी, जिसकी वजह से कुछ एनर्जी सर्जेस हुए थे और पॉसिबली इन सर्जेस की वजह से टाउन की लाइट सिस्टम काफी फ्लिकर कर रही थी। तभी यहाँ कॉलेज के डीन ब्रॉन्सन आते हैं, जो रायन से इस एक्सपेरिमेंट को हमेशा के लिए बंद करने को बोलते हैं। ब्रॉन्सन का कहना था कि इस एक्सपेरिमेंटल क्वांटम रिएक्टर की वजह से बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है, जिसके बिल को पे करना कॉलेज बजट से बाहर हो गया है। और इतना ही नहीं, इस एक्सपेरिमेंट की वजह से कई बार पावर आउटेज भी हो रही थी। रायन के लाख मना करने के बाद भी ब्रॉन्सन शाम तक इस एक्सपेरिमेंट के इक्विपमेंट्स को लैब से खाली करने को बोलते हैं। तो इसके बाद रायन लैब में उदास बैठा था जब उसे कई टेक्स्ट आते हैं और इन टेक्स्ट में रायन को खुद की करंट पिक्स दिख रही थी, मानो कोई उसकी तस्वीर छुप कर ले रहा हो। रायन कॉलेज के कॉरिडोर और लैब में इधर उधर उस अनजान टेक्स्ट करने वाले को ढूंढने की कोशिश करता है कि अचानक हम सेम बेबी मास्क किलर को देखते हैं और ये किलर रायन पर हमला करके उसे जान से मार डालता है। रायन के मरते ही उसका डे ठीक उसी तरह रीसेट होता है जिस तरह हमने इस फिल्म के फर्स्ट पार्ट में ट्री का डे रीसेट होते देखा था। रायन वापस से कार के अंदर उठता है, उसे ठीक वही लोग रास्ते पर मिलते हैं और अपने डॉर्म रूम में पहुंचने पर वो कार्टर और ट्री को देखता है। ये सब देखकर रायन बहुत ही टेंस्ड हो जाता है और वो ये बात कार्टर और ट्री के साथ शेयर करता है। अब यहाँ ट्री और कार्टर इस पूरे फेनोमेनन से वाकिफ थे, जैसा कि हमने इस मूवी के पिछले पार्ट में देखा था, और वो डिसाइड करते हैं कि रायन को अपने किलर को ढूंढ कर उसे मारना होगा ताकि ये लोग टाइम लूप क्लोज कर सके। ट्री और कार्टर रायन की मदद करने की ठान लेते हैं और वो लोग उस लैब में जाते हैं जहाँ एक्सपेरिमेंटल क्वांटम रिएक्टर था। यहाँ बातचीत के दौरान क्लियर होता है कि ट्री का टाइम लूप भी इसी क्वांटम रिएक्टर की वजह से ही बना था, और चूंकि अब वो इस टाइम लूप से बाहर आ गई थी, टाइम लूप रायन पर स्विच हो गया। आगे कुछ सीन में हम ट्री के हॉस्टल की सो कॉल्ड फ्रेंड डैनियल को भी देख पाते हैं, जो कि फिल्म के फर्स्ट पार्ट में भी थी। एंड एज ऑलवेज डैनियल को बस सजने धजने और स्टेटस मेंटेन करने में इंटरेस्ट था। एनीवे, कहानी आगे बढ़ती है जहां हम रायन, ट्री, कार्टर, समर और ड्रे को रायन के कातिल को पकड़ने की कोशिश करते हुए देखते हैं, क्योंकि सभी को अब पता चल चुका था कि किलर रायन को मारने दोबारा आएगा। ठीक ऐसा ही होता है और ये बेबी मास्क किलर वापस से रायन पर अटैक करता है। अब इससे पहले वो रायन को मार पाता, ट्री उस किलर पर हमला करके उसे बेहोश कर देती है और मास्क हटाने पर हम रायन को ही देख पाते हैं। जी हाँ दोस्तों, किलर एक दूसरा रायन था जो कि किसी पैरेलल टाइम लूप या फिर यूनिवर्स से इस दुनिया में आया था, और वो इस टाइम लूप को क्लोज करने के लिए खुद को ही अलग अलग टाइम लूप में मार रहा था। किलर रायन का कहना था कि अगर उन्हें इस टाइम लूप को क्लोज करना है तो रियल रायन को मरना होगा। ये सब सुनकर असली रायन एकदम शॉक्ड में था और वो डिसाइड करता है कि उसे एक बार फिर से रिएक्टर को फायर करना होगा। तभी वहाँ लैब में ब्रॉन्सन वापस आते हैं और वो इन सभी पर चिल्लाते हुए क्वांटम रिएक्टर को बंद करके लैब से बाहर निकालने का बोलते हैं। अफरा तफरी में असली रायन इस क्वांटम रिएक्टर को फायर कर देता है, जिसके एनर्जी पल्स से कमरे में सभी लोग दूर जा गिरते हैं। यहाँ पर स्क्रीन ब्लैकआउट होती है और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि आज का डेट वापस से 18 सितंबर था और ट्री एक बार फिर से सेम टाइम लूप में फंस चुकी थी। जी हाँ दोस्तों, ट्री वाज फुली फ्रस्ट्रेटेड और वो रायन पर बहुत ज्यादा चिल्लाती है। अब यहाँ रायन और कार्टर को कुछ याद नहीं था और वो लोग ट्री के चिल्लाने से थोड़ा अजीब फील कर रहे थे। स्टोरी में ट्विस्ट तब आती है जब हमको पता चलता है कि इस बार सिर्फ दिन ही रीसेट नहीं हुआ, बल्कि ट्री एक दूसरे पैरेलल टाइम लूप में या फिर दूसरे डायमेंशन में आ गई है, जहाँ हर कुछ एकदम अलग है। जैसे कि कार्टर की ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड थी हु इज नन अदर देन डैनियल। इस डायमेंशन में ट्री की माँ जिंदा थी। ट्री का डॉक्टर ग्रेगरी के साथ कोई चक्कर नहीं चल रहा था, जिसके परिणाम अनुसार लोरी ट्री की बेस्ट फ्रेंड थी और वो किलर भी नहीं थी। ये पैरेलल टाइम लूप एकदम अलग थी, मानो ये ट्री के लिए एक नई पहेली है जिसे उसे सॉल्व करना होगा। दूसरा, ट्री वापस से हॉस्पिटल जाती है ताकि वो टॉम्स को मार सके, क्योंकि ट्री के हिसाब से टॉम्स ही उसका किलर होने वाला है। और हम उस हॉस्पिटल में फिर से बेबी मास्क किलर को देखते हैं, जो कि कार्ड को मारकर ट्री का पीछा करने लगता है। ट्री यहाँ से भागती है और भागते वक्त उसे अपनी रूममेट लोरी मिलती है। लोरी का कहना था कि उसने अभी जस्ट टॉम्स को ऑपरेशन थिएटर में डाला है, विच मीन्स टॉम्स किलर नहीं है। और इससे पहले ये दोनों आगे कुछ पता लगा पाते, ये किलर लोरी को जान से मार डालता है।
किलर से बचकर भागते भागते ट्री भी हॉस्पिटल की छत से गिर जाती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। मरते ही ट्री का डे वापस रीसेट होता है और वो फिर से कार्टर के बेडरूम में उठती है। ट्री को वापस से अपने डायमेंशन में जाना था और इसके लिए वो रायन, कार्टर और उनके दोस्तों से मदद मांगती है। रायन का कहना था कि उन्हें हिट एंड ट्रायल बेसिस पर कुछ एल्गोरिदम्स चेक करने होंगे, जिसकी मदद से वो ट्री को अपनी सही टाइम लूप या फिर डायमेंशन में भेज सके। और इसके लिए ट्री को हर बार मरना होगा और उसे वो सारी एल्गोरिदम याद रखनी होगी जिसे ये लोग टेस्ट कर चुके हैं, क्योंकि डे रीसेट होने के बाद ट्री के अलावा किसी को भी कुछ याद नहीं रहेगा और उन्हें सिर्फ ट्री ही बता सकती है कि उन्होंने कौन कौन से एल्गोरिदम को ऑलरेडी टेस्ट कर रखा है। बस फिर क्या था, ट्री बार बार खुद को मारने लगती है और हर बार डे रीसेट होते ही रायन और ग्रुप अलग अलग एल्गोरिदम टेस्ट करते हैं। तो एक बार डे रीसेट होने के बाद ट्री उठते ही फेंट हो जाती है, क्योंकि बार बार मरने की वजह से वो काफी कमजोर हो गई थी। कार्टर ट्री को हॉस्पिटल में एडमिट करता है और ट्री यहाँ से कार्ड का गन चुरा कर भागती है, क्योंकि उसे पता था कि किलर उसके फ्रेंड लोरी को मारने वाला है। हॉस्पिटल के एक कमरे में जाने पर ट्री को लोरी की लाश मिलती है और तभी अचानक वहाँ बेबी मास्क इंसान आता है। ट्री इस इंसान को गोली मार देती है, लेकिन हम ट्री के पीछे एक दूसरे बेबी मास्क इंसान को भी देखते हैं जो कि ट्री पर हमला कर देता है। इस मुठभेड़ में गोली एक गैस सिलेंडर पर लगती है, जिसके विस्फोट से ट्री वापस मारी जाती है। ट्री का दिन एक बार फिर से रीसेट हो चुका था और ट्री जान गई थी कि अब उसके पास ज्यादा मौके नहीं है, एज शी वाज गेटिंग वेरी वीक। इस बार ट्री और उसके फ्रेंड्स सही एल्गोरिदम डिस्कवर कर लेते हैं, जिससे वो लोग दोनों डायमेंशन के लूप्स को बंद कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों, यहाँ ट्री को एक बड़ा डिसीजन लेना था कि वो किस डायमेंशन में रहना चाहती है, अपनी ओरिजिनल डायमेंशन में या फिर इस न्यू डायमेंशन में। द चॉइस वाज हार्ड, क्योंकि ओरिजिनल डायमेंशन में ट्री और कार्टर रिलेशनशिप में थे, लेकिन ट्री की माँ जीवित नहीं थी। बट इस डायमेंशन में कार्टर ऑलरेडी डैनियल के साथ कमिटेड था, लेकिन ट्री को अपनी माँ मिल गई थी। सो शी डिसाइड कि वो इसी डायमेंशन में अपने माँ के साथ रहेगी। और फिर रायन क्वांटम रिएक्टर को फायर करता है, लेकिन किसी टेक्निकल ग्लिच की वजह से रिएक्टर काम नहीं करता और रायन का कहना था कि इस ग्लिच को ठीक करने में उसे कुछ घंटों का वक्त लग सकता है। इसके बाद ट्री अपने पेरेंट्स के साथ दूर किसी होटल में चली जाती है, जहां वो अपनी मॉम के साथ बैठकर उन सभी फोटोज को देख रही थी जिसमें वो अपनी मॉम के साथ थी। ट्री रियलाइजेस कि उसे फोटोज के बारे में कुछ याद ही नहीं है और अगर वो इस डायमेंशन में रह भी गई तो वो किसी और की लाइफ को जिएगी, विच इज नॉट राइट एट ऑल। मीनवाइल ट्री को टीवी पर न्यूज दिखता है जहां उसके कॉलेज वाले हॉस्पिटल में किलर ने लोरी और कार्टर दोनों को मार डाला है। इट मीन्स कि अगर क्वांटम रिएक्टर फायर हुआ तो ट्री इसी डायमेंशन में रह जाएगी और उनके दोनों दोस्त भी हमेशा के लिए मरे रह जाएंगे। इसलिए ट्री रायन को कॉल करने की कोशिश करती है ताकि रायन रिएक्टर को बंद कर सके, लेकिन रायन अपना फोन नहीं उठा रहा था। अब ट्री के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, इसलिए ट्री खुद को एक बार फिर से कार एक्सीडेंट में मार लेती है ताकि ये दिन फिर से रीसेट हो और उसके दोस्तों की जान बच जाए। ठीक ऐसा ही होता है, लेकिन ट्री इस बार काफी वीक हो चुकी थी। ट्री को आभास हो गया था कि अगर वो अगली बार मारी गई तो वो शायद बच ही नहीं पाएगी। ट्री डिसाइड करती है कि वो अपने ओरिजिनल रियलिटी में वापस जाएगी और जाने से पहले वो एक बार अपने पेरेंट्स से मिलती है। इसके बाद ट्री लोरी से मिलकर उसे एडवाइस देती है कि उसे डॉक्टर ग्रेगरी के साथ अपने अफेयर को खत्म कर लेना चाहिए, क्योंकि ग्रेगरी एक सही इंसान नहीं है। इन सब के दौरान ट्री को ये भी पता चलता है कि डैनियल वाज चीटिंग ऑन कार्टर और उसका किसी और के साथ भी अफेयर चल रहा था। तो फाइनली ट्री और उसके फ्रेंड्स रिएक्टर को एक्टिवेट करने की सोचते हैं, लेकिन तभी कॉलेज डीन ब्रॉन्सन आकर इनके रिएक्टर को सीज कर लेता है। ट्री प्लान करती है कि वो लोग ब्रॉन्सन से इस रिएक्टर को चुराएंगे और इस काम को अंजाम देने के लिए वो डैनियल को ब्लैकमेल करके उसकी मदद लेते हैं ताकि डैनियल ब्रॉन्सन को डिस्ट्रैक्ट कर सके। ये लोग रिएक्टर को वापस चुरा पाते हैं और ट्री डिसाइड्स कि वो जाने से पहले लोरी की जान बचाएगी, क्योंकि किलर लोरी को मारने वाला था। ट्री फौरन हॉस्पिटल जाती है जहां हमको पता चलता है कि लोरी का किलर और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर ग्रेगरी था। जी हाँ दोस्तों, ग्रेगरी की वाइफ को उसके अफेयर के बारे में पता चल चुका था और अपनी अफेयर के सारे एविडेंस को मिटाने के लिए ग्रेगरी लोरी को मार डालना चाहता था। कहानी में ट्विस्ट तब आती है जब हम ग्रेगरी की वाइफ को देखते हैं और वो लोरी पे गोली चला देती है। ग्रेगरी की वाइफ भी अपने पति के अफेयर के सारे सबूत मिटा देना चाहती थी और इसलिए दोनों मियाँ बीवी मिलकर लोरी को मारना चाहते थे। यहाँ एक और ट्विस्ट ये आता है कि ग्रेगरी अपनी वाइफ को ही शूट कर देता है क्योंकि उसे अपनी बीवी पसंद नहीं थी और इससे पहले वो ट्री को मार पाता कार्टर वहां आकर ग्रेगरी को डिस्ट्रैक्ट करता है। यहाँ ग्रेगरी और ट्री के बीच हाथापाई होती है एंड एज ऑलवेज इस लड़ाई में ट्री ग्रेगरी को जान से मार देती है। दूसरी तरफ गोली लगने के बावजूद भी लोरी जिंदा थी और उसे फौरन ही हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है, जिससे उसकी जान बच जाती है। कार्टर और ट्री एक दूसरे को मिलकर किस करते हैं और एन वक्त पर रिएक्टर फायर होता है, जिससे कि ट्री अपने डायमेंशन में वापस आ जाती है। ओरिजिनल डायमेंशन में वापस आने के बाद ट्री उसी लैब में थी जहाँ रिएक्टर का एनर्जी सर्च हुआ था और डीन ब्रॉन्सन इन सभी को रिएक्टर फायर करने के लिए कॉलेज क्लीन करने की डिटेंशन देते हैं। तो अगले सीन में हम ट्री, कार्टर, रायन, समर और ड्रे को कॉलेज की सफाई करते हुए देखते हैं जब कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स
इनके पास आते हैं। वो लोग इन पांचों को डार्पा लैब ले जाते हैं जहां इनके द्वारा बनाया हुआ रिएक्टर था और ये ऑफिशियल्स इस रिएक्टर की डिटेल्स इन पांचों से पूछते हैं। ऑफिशियल्स का कहना था कि उन्हें इस रिएक्टर को टेस्ट करने के लिए एक टेस्ट सब्जेक्ट चाहिए और ट्री का कहना था कि उसे परफेक्ट टेस्ट सब्जेक्ट पता है। मूवी के लास्ट सीन में हम डैनियल को चिल्लाते हुए देखते हैं, विच मीन्स कि डैनियल ही टेस्ट सब्जेक्ट थी और गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स उस पर ही अपनी सारी टेस्ट कर रहे हैं और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपको अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।